बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4, देखिएगा और इसको अपन हल करते हैं। हमें दे रखा है कि एक बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम होता है, वहां पे या तो बच्चे को क्वेश्चन आता है तो वो सही कर देगा, नहीं आता है तो 4 ऑप्शन A B C D में से वो गेस लगाता है, ये हो सकता है। तो वो बात यहाँ पे कह रखी। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता क्या है, 3/4, अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4। आगे कह रहा है कि मान ले कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर मिल जाता है और उसकी प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, अर्थात इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है और जिसकी प्रायिकता निकालते हैं उसकी घटना को अपन E1 मान लेते हैं। आगे कह रखा है यदि यह ज्ञात है, ये हमें दिया हुआ है कि उसने सही उत्तर दिया, ये घटना कौन सी हो जाएगी, ए घटना हो जाएगी। तो बच्चों अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले तो लेते हैं घटना E1 और E1 घटना अमूमन उसी को लेते हैं जो क्वेश्चन में हमें पूछता है, अर्थात हम बात कर लेते हैं छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है। छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ये घटना E1। और E2 घटना अपन उसको लेते हैं कि छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, ये अपना घटना लेते हैं E2। और घटना A अपन उसको लेते हैं जो हमें ज्ञात है, क्वेश्चन में दिया होता है। तो यहां पे दे रखा है उसने सही उत्तर दिया, तो यहां पे लिखते हैं छात्र सही उत्तर देता है या दिया है, ये घटना हमारी कौन सी हो गई, ए घटना हो गई। अब हमें इनकी प्रायिकता निकालनी है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखिएगा, और वो क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसका मान। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E1 माना है छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और वो उसके लिए यहाँ दे रखा है, ये मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4। तो यहाँ लिख लेते हैं 3/4। अब बात करते हैं E2 की प्रायिकता, अर्थात छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं जानता या कह सकते हैं कि वो अनुमान लगाता है या अनुमान से देते हैं, यहाँ पे बोल लेते हैं अनुमान। नहीं जानता तो अनुमान से उत्तर देता है, और अनुमान से उत्तर देता है तो वो यहाँ पे दे रखा है कि अनुमान लगाने की प्रायिकता है 1/4। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1/4। अब हमें प्रायिकता निकालनी है कि छात्र उत्तर जानता है और वो सही उत्तर देता है, इसकी प्रायिकता। और हमें प्रायिकता निकालनी है कि छात्र अनुमान से उत्तर देता है, किससे उत्तर तो नहीं जानता है पर अनुमान से उत्तर देता है और वो सही निकले, इसकी प्रायिकता। अब यहां पे तो देखो कि छात्र उत्तर क्या करता है, जानता है, और यहां पे है कि छात्र उत्तर देता है, अर्थात एक क्वेश्चन है, एक का एक आंसर देता है, अर्थात जितने क्वेश्चन उसको आते हैं उसका आंसर भी उसको आते हैं। तो यहां पे तो अनुकूल बटे कुल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहां पे प्रायिकता हो जाएगी 1। यहाँ पे इसकी प्रायिकता यहाँ पे दी नहीं हुई है, पर यहाँ पे ये बात है, इसका मतलब है कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और एक घटना हमने ली है कि छात्र सही उत्तर देता है। तो प्रश्न का उत्तर जानता है तभी तो सही उत्तर देगा, अर्थात जितने प्रश्न का उत्तर देता है उनका सही निकलता है, अर्थात उसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1। आगे कह रहा है कि वो अनुमान लगाता है और वो सही निकले, तो इसकी प्रायिकता यहाँ पे दे रखी है कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर निकलने की प्रायिकता 1/4। वो अनुमान लगाता है सही निकल सकता है या नहीं, उसकी प्रायिकता दे रखी है 1/4। और हमने E2 माना है कि छात्र को उत्तर नहीं आता है पर वो अनुमान से उत्तर देता है, वो हमने E2 घटना मानी है और यहाँ पे उसका मान दे रखा है 1/4। अब हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, छात्र उत्तर देता है या जानता है, सही देता है जब वो उत्तर भी सही निकले। यही बात यहाँ पे पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता
है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि ये भी ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। अर्थात वो क्या कर रहा है कि उत्तर भी सही दिया है, तो इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि उसका प्रश्न का उत्तर वो जानता था। तो बच्चों देखिए इसको अपन सोल्व कर लेते हैं और यहाँ पे अपन बेस थ्योरम लगा देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी E1 A, अर्थात ई हमने माना है छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और उत्तर जानता है तो वो सही निकलता है, उसकी प्रायिकता अपॉन ये ऐसे कैसे प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, अर्थात छात्र प्रश्न का उत्तर अनुमान से देता है, इसकी प्रायिकता, और छात्र प्रश्न का उत्तर अनुमान से देता है और वो क्या निकले, सही निकले, इसकी प्रायिकता। छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, वो सही निकलता है, इसकी प्रायिकता। ये वही है, प्रश्न का उत्तर अनुमान से देता है, उसकी प्रायिकता, अनुमान से देता है और वो सही निकले, इसकी प्रायिकता हमें यहाँ पे लिख देनी है। इज इक्वल टू, यहाँ पे मान यहाँ से रख देंगे। देखिए ये मान अभी हमने निकाल लिए, तो यहाँ से ये मान रख देते हैं 3/4 गुणा 1। तो यहाँ तो 3/4 गुणा 1 अपॉन ये ऐसे कैसे आएगा, तो 3/4 गुणा 1, ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमने निकाला 1/4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 और इसकी प्रायिकता है वो भी 1/4 है। और इसको अपन सोल्व करते हैं तो 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/16 इज इक्वल टू, ये 3/4 ऐसे रख लेते हैं और यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो 16 हमने एलसीएम ले लिया, तो कितनी बार गया, यहाँ पे 4 बार गया, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 × 16 अपॉन 4 × 13। तो यहाँ से अपन काट देंगे, तो ये 4 बार कट गया, तो 4 × 12/13। तो ये अपना आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी E1, अर्थात ए हमने मानी है कि छात्र क्या है, सही उत्तर देता है, उसे सही उत्तर दिया है और इसकी प्रायिकता निकालनी है कि वो उत्तर भी जानता था, उत्तर भी सही दिया है, अर्थात उसको वो क्वेश्चन आता था तब उसको उत्तर सही दिया है, नहीं आता था तो अनुमान से भी सही हो सकता है, पर ऐसी इसकी प्रायिकता नहीं दी है। वहाँ पे कह रहा है कि उसको उत्तर आता था, उसको उत्तर सही दिया था और वो ये उसका आंसर भी जानता था, अर्थात इसकी प्रायिकता हमने निकाल ली इज इक्वल टू 12/13। अर्थात अपन इसको प्रयोग से करें तो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, मान लो कि क्वेश्चन हो गया कोई भी क्वेश्चन, उसके 4 ऑब्जेक्ट थे A B C D। अब 4 ऑब्जेक्ट में 2 चीज हो सकता है, एक तो हमें उत्तर आता है और एक है कि हम अनुमान लगाते हैं, गेस लगाते हैं, जिसको बोलते हैं कि इनमें से कोई एक लगा दिया, टिक कर दिया। तो एक तो एक्चुअल में उत्तर आता है तो वो हो गया ए आंसर, और किसी ने अनुमान से लगाया तो वो हो गया बी आंसर, या किसी नहीं आता था तो भी उसने ए लगा दिया। रियल में इसका आंसर क्या था, ए था। तो जिसको आता था उसने तो ए लगा दिया, परंतु जिसको नहीं आता था उसने क्या किया, यहाँ पे अनुमान लगाया और उसने भी एक के टिक कर दिया, तो उसकी भी वो अनुमान से लगाया, फिर भी उसका सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अर्थात अनुमान से सही करता है, उसकी प्रायिकता 1/4 दे रखी थी। अब पूछा है कि उसको जो सही उत्तर आता भी था, उसका आंसर उसको आता था, आंसर जो दिया है वो सही था और उसको आंसर दिया था, अर्थात ये ए था। ये ए कब निकाला, उसने कैलकुलेशन करके हल करके निकाला था, अर्थात उसको क्वेश्चन आता भी था, आता है, और तब उसने सही आंसर दिया है, तुक्के से आंसर नहीं दिया। उसकी प्रायिकता हो गई 12/13 और ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। देखिएगा, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए एक रक्त की जांच 99% असरदार है, मतलब सही है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी HIV वाला भी किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है तो अब क्या करता है, तो 99% वो सही है, उस रक्त की जांच है 99% क्या करता है, सही है। किंतु 0.5% क्या है, 0.5% क्या करता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। यहाँ पे क्या है, वो गलत रिपोर्ट देता है। अर्थात रोगी तो क्या था, व्यक्ति तो स्वस्थ था, पर उसको क्या बता दिया, रोग से ग्रस्त बता दिया। ये उसका विरोधाभास है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग
से ग्रस्त हैं तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा? कौन से रोग से ग्रस्त होगा? यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। तो बच्चों यहां अपन दिया हुआ है उसको अपन मान लेते हैं। देखिए जन समुदाय में कितने लोग इससे बीमार हैं? कह रहा है कि 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं। तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसे रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है? तो ये घटना तो हम बता रखा है कि उसे यह रोग है। ये घटना अपनी हो गई ए घटना। और E1 घटना कौन सी हो गई? E1 घटना है कि उसे रोग से ग्रस्त होना, और दूसरी E2 घटना अपन मान लेते हैं कि रोग से ग्रस्त ना होना। तो देखिए पहले तो अपन मानते हैं E1 घटना। E1 घटना तो मान लेते हैं कि रोग से ग्रस्त है व्यक्ति, रोग से ग्रस्त है। ये घटना अपनी E1 हो गई। अब अपन मानते हैं E2 घटना। व्यक्ति जहां पे ऑप्शन मिल जाए, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वहीं बेज स्टार्ट हो जाती है। व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं, ये हमने मान लिया E2 घटना। ए घटना क्या है? ए घटना है उसे रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे रोग है। रक्त की जांच में बताया कि उसे रोग है। तो उसे रोग है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो वास्तव में व्यक्ति रोग से ग्रस्त है? रक्त में तो रोग बता दिया, तो वह व्यक्ति वास्तव में भी ग्रस्त है, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो देखिए प्रायबिलिटी निकालते हैं E1। यहां तक समझना बहुत जरूरी है, बस ये कर लिया अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और इसके लिए जो घटना हमें पूछ रहा है, जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो E1, अर्थात हमें किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? तो क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, तो व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो गया। ये अपनी E1 घटना। E2 घटना रोग से ग्रस्त नहीं है। और जो घटना दे रखी है कि रक्त की जांच में रोगी है, अर्थात रक्त की जांच में रोग पाया जाना या रोगी बताना, तो ये क्या कहलाएगी? अपनी ए घटना। तो रक्त की जांच में रोगी पाया गया और वो व्यक्ति वास्तव में भी ग्रस्त था, इसकी क्या प्रायिकता है वो निकालना है। तो देखो, तो क्वेश्चन समझ के ये हमें घटनाएं छांट लेनी है, फिर इनकी प्रायिकता ले लेनी है। तो प्रायिकता निकालनी है कि व्यक्ति के रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता, और वो क्वेश्चन में दिया है 0.1। ये देखो ये अपने दिया है, किंतु इतनी यहाँ पे दे रखा है कि 0.5 बार किसी व्यक्ति के रक्त में जांच करने के निदान है, गलत रिपोर्ट देता है। ये रहा। तो किसी जन समुदाय में 0.1% लोग रोग से ग्रस्त हैं, अर्थात 0.1/100। तो ये प्रायिकता हो जाएगी 0.1/100 इज इक्वल टू 0.001। ये इसकी प्रायिकता हो गई। अब अपन प्रायिकता निकालते हैं E2 की, कि रोगी व्यक्ति के रोग से ग्रस्त न होने की। तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमें इसकी प्रायिकता आ जाएगी, अर्थात 1 माइनस 0.001 इज इक्वल टू 0.999। ये आ गई कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है। अब हमें निकालना है प्रायिकता निकालनी है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, और टेस्ट में भी वो क्या है? ग्रस्त है। व्यक्ति टेस्ट में भी क्या करता है? वो पॉजिटिव रोग बताता है, अर्थात ब्लड टेस्ट में भी क्या कर रहा है? वो रोग बता रहा है, और वास्तव में भी उसको रोग है, बीमारी है। क्या है यहाँ पे? व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है, और ब्लड टेस्ट करवाया उसमें भी ये क्या है? बीमारी पाई जाती है। इसकी प्रायिकता निकालनी है, और उसके लिए अपन यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन में। ये देखो
किसी विशेष रोग से सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। तो वास्तव में रोगी रोग से ग्रस्त होता है तब कितने असरदार है, वो सही बात है 99%। अर्थात यहाँ पे वही बात हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या है, रोगी वास्तव में ग्रस्त है और टेस्ट में भी क्या कर रहा है, वो सही बता रहा है। वो कितनी परसेंट है, 99%, अर्थात 99/100। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E2। E2 क्या है, व्यक्ति वास्तव में रोग से ग्रस्त नहीं है परंतु टेस्ट में उसको ग्रस्त बता दिया। बीमारी नहीं है परंतु ब्लड टेस्ट किया तो उसको क्या कर दिया, बीमार बता दिया। अर्थात ये बीमार बता दिया। अर्थात ये विरोधाभास है, गलत बात है। और गलत बात की प्रायिकता यह हमें दे रखी है। यहाँ पे देखो कि वो कह रहा है कि किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। अर्थात ये क्या है, विरोधाभास है। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति तो बीमार नहीं है परंतु टेस्ट में उसकी रिपोर्ट बीमार बता दी और वो कितनी गलती करता है, 0.5%। तो ये अपनी हो गई यहाँ पे प्रायिकता इसकी कि वास्तव में बीमार नहीं है पर टेस्ट में रिपोर्ट बीमार बता दी। तो वो है अपने पास में 0.5%/100 इज इक्वल टू 0.005। तो ये अपने पास में सारी प्रायिकता हमने निकाल ली। अब अपन बात करते हैं प्रमेय से, अर्थात फॉर्मूले से। हमें प्रायिकता निकालनी है प्रोबेबिलिटी A/E1। अर्थात इसका मतलब क्या है, टेस्ट में व्यक्ति का पॉजिटिव बताना अर्थात रोग बताना, और E1 का मतलब उसे वास्तव में भी रोग था। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, देखिएगा ये लो कि यादृच्छा चुना जाता है उस व्यक्ति के रोग से ग्रस्त होना यदि उसे रक्त की जांच में भी क्या बताया जाता है, ग्रस्त है। अर्थात A अपने पास में ग्रस्त है और हमें प्रायिकता निकालनी है कि उसको वास्तव में भी ग्रस्त है, वो हमने E1 माना है। अर्थात हमें कि टेस्ट में भी क्या है, वो बीमार बताया और वास्तव में भी वो बीमार है। और यहाँ पे अपन लगाते हैं बेस थ्योरम, अर्थात प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी अपने पास प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 क्या है, रोगी का ग्रस्त नहीं होना व्यक्ति का, और प्रोबेबिलिटी E2 व्यक्ति ग्रस्त नहीं है परंतु टेस्ट में उसको क्या बता दिया, ग्रस्त बता दिया। और ये सारे मान अपन यहाँ से रख देते हैं। तो देखिएगा ये मान अपन यहाँ से रखेंगे तो 0.001, तो यहाँ लिखेंगे 0.001 गुणा इसकी प्रायिकता, और इसकी प्रायिकता अपन यहाँ से लिखेंगे 99/100, तो यहाँ लिखेंगे 99/100 अपॉन, ये तो ऐसे कैसे आएगा, इंटू 99/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अर्थात यहाँ से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो यहाँ से लिखेंगे ये 0.999 गुणा E2 अर्थात व्यक्ति ग्रस्त नहीं है परंतु टेस्ट में उसे ग्रस्त बता दिया। इसकी प्रायिकता होगी 0.005 इज इक्वल टू। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखिए इसको अपन पहले लिख सकते हैं 1/1000 इंटू 99/100 अपॉन, यहाँ पे ऐसे रहेगा 1/1000 इंटू 99/100 प्लस यहाँ पे 999/1000 इंटू 5/1000 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे तो 99/1,00,000 अपॉन में यहाँ पे तो ऐसे आएगा 99/1,00,000 प्लस, और यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये 99 को 5 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो देखो पहले मल्टीप्लाई करके बाद में यहाँ पे रखेंगे 9×5 45 को 5 और 4 9×5 45 और 4 अपने पास में 49, तो फिर 4 9×5 45 और 4 49। तो यहाँ तो लिखेंगे 4995 अपॉन यहाँ पे आएगा अपने पास में 10 लाख।
3 और 3 6, तो 3 2 1 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 1 लाख 3 2 5 अपॉन, यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे तो देखो 5 और यहाँ पे 6, तो यहाँ हो जाएगा 990 प्लस 4995 अपॉन 10 लाख, तो ये अपने पास में 3 और ये 3। देखिए आगे इसको अपन सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 5 0 और यहाँ से अपने पास में ये 5 0 तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ तो बचेगा 99 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 990 अपॉन, इसको अपन जोड़ देते हैं तो ये 4995 अपॉन 990, तो यहाँ से देखो 5, ये अपने पास 8, ये 9 और यहाँ 5, यहाँ पे अपन लिखेंगे 5985 और इसको अपन काट लेते हैं, तो देखिए और ये प्राप्त होता है 22/133, अर्थात हमारे पास प्रायिकता प्राप्त होगी, प्रोबेबिलिटी किसकी है, E1/A इज इक्वल टू 22/133। अर्थात क्या पूछा था कि व्यक्ति का टेस्ट में भी पॉजिटिव पाया जाना और उसे वास्तव में भी रोग होना, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 22/133 और ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन और इससे हमने एक पहले भी देखा एग्जाम्पल में, ये दोनों एक से ही हैं, दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, देखिए 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त हैं, दूसरा सिक्का अभिनत है। अभिनत का मतलब क्या होता है, उसको मॉडिफाइड किया गया है, जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है, अर्थात उसको मॉडिफाइड कर दिया। और तीसरा जो सिक्का है वो क्या है, अनभिनत, अर्थात ये जैसा है वैसा ही है, एक तरफ चित्त और एक तरफ पट, और इसके तो दोनों तरफ ही क्या कर दिया, चित्त कर दिया एक सिक्के पे। इसको हमने मॉडिफाइड किया, 75% क्या कर दिया, उसको चित्त आने की वो कर दी उसको। और यहाँ पे तीसरा क्या है, अनभिनत है, अर्थात ये मॉडिफाइड नहीं किया, फेयर है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिक से निकाला गया। इन तीनों सिक्कों में से एक सिक्के को यादृच्छिक से निकाला जाता है और उसे उछाला जाता है। सिक्के अर्थात घटना हो गई, एक चुनना एक घटना, और उसमें से फिर हमें सिक्का उछालना, तो घटना में घटना हो गई, क्या हो गया ये अपने पास में बेज थ्योरम से। अब कह रहा है यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। अर्थात दोनों चित्त वाला सिक्का है तो थैला 1, थैला 2, थैला 3, तो थैला 1 क्या है, ये सिक्का 1, थैला 2 क्या है, सिक्का 2, थैला 3 क्या है, सिक्का तीसरा। अर्थात दोनों चित्त वाला, 75% वाला चित्त वाला और अभिनत वाला, अर्थात किसी प्रकार का उसमें मॉडिफाइड नहीं किया। तो पहले तो अपन मान लेते हैं E1, E2, E3 घटना, अर्थात E1 घटना। E1 घटना क्या है, E1 घटना अपन मानते हैं यहां से एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, एक सिक्के में दोनों चित्त, ये अपनी घटना कौन सी हो गई, E1। E2 घटना कौन सी मानते हैं, E2 घटना यहां पे अपन मानते हैं दूसरा सिक्का है वो है अभिनत, तो यहां पे दूसरा थैला, अर्थात दूसरा सिक्का है थैले की जगह अपने पास में, तो दूसरा सिक्का अनभिनत है, तो देखिएगा दूसरा सिक्का अभिनत है, तो यहां लिखे थे अभिनत, अर्थात मॉडिफाइड किया हुआ है। और E3 है तीसरा सिक्का क्या है अपने पास में, अनअभिनत है, अनअभिनत, अर्थात उसमें किसी प्रकार का मॉडिफाइड नहीं किया, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। अब बात करते हैं ए घटना की। ए घटना क्या है, ये हमें क्वेश्चन में पढ़ने से मिल जाएगा पता कि यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, ये क्या है, उछाला गया, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, ये घटना कौन सी हो गई, ए घटना, ये हमें दे रखा है। तो इसको लेते हैं अपन, सिक्के पर चित्त प्रकट,
ये अपनी घटना हो गई। तो इस प्रकार हमें मान लेना है। यहाँ पे क्या है, थैला है, थैला 2 है, थैला 3 है, 3 थैले हैं, और यहाँ पे थैले की वजह क्या दे रखा है, एक सिक्के में 2 चित्त हैं, दोनों तरफ उसमें चित्त बना रखा है। यहाँ पे दूसरे सिक्के पर क्या है, अभिनत है, उसका मॉडिफाइड कर रखा है। मॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड हमें कर रखा है कि जिसमें चित्त क्या है, 75% बार प्रकट है, जिसमें क्या है, जिसमें चित्त 75% है। ये उसको मॉडिफाइड कर रखा है हमने। अब हमें निकालना है पहले सिक्के का चयन, दूसरे सिक्के का चयन, तीसरे सिक्के का चयन, उनकी प्रायिकता, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। पहले सिक्के का चयन, अपने पास सिक्के कितने, 3, उसमें से एक सिक्का निकालने की प्रायिकता 1/3। दूसरे सिक्के का चयन, सिक्के कितने अपने पास 3, एक सिक्का निकालना 1/3, तो ये भी E2 1/3। तीसरे सिक्के की बात करते हैं, उसका चुनाव करते हैं, तो या तो पहला 1/3, दूसरा 1/3, और तीसरा सिक्के कितने हैं, 3, एक निकालना तो 1/3, तो यहाँ पे भी 1/3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो इनकी तो प्रायिकता 1/3 सबकी आ गई। अब अपनी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है कि पहला सिक्का चुना और उस पर चित आए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। फिर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दूसरा सिक्का चुना, दूसरा सिक्का लिया और उस पर क्या आए, चित आए, इसकी प्रायिकता। फिर हमें निकालनी है कि तीसरा सिक्का लिया और उस पर क्या आए, चित आए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इन तीनों की हमें प्रायिकता लेनी है। तो यहाँ पे देखो, पहला सिक्का लिया हमने और उस पर चित आना, तो पहले सिक्के पे चित क्या है, तो पहले सिक्के पे तो चित क्या है, चित दोनों तरफ ही चित है, अर्थात 2 ही फेवरेबल है, कुल भी 2 ही है, अर्थात इसकी प्रायिकता तो अपने पास प्राप्त हो जाएगी 1। क्यों प्राप्त होगी कि 2 ही फेवर में है और 2 ही अपने पास कुल घटना है, तो 1 हो गया। अब बात करते हैं दूसरे सिक्के का। दूसरा सिक्का हमने चुना और उसके क्या आने की प्रायिकता है, उसमें से हमें क्या लेना है, चित आने की। तो दूसरा सिक्का देखो अपने पास, दूसरा सिक्के में चित कितना है, 75% बार वो चित आने की प्रोबेबिलिटी है, अर्थात यहाँ पे अपन बात करेंगे तो 75/100 या अपन लिखते 3/4। अब तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा सिक्का हमने लिया और उस पर क्या आए, चित आए, तो तीसरा सिक्का तो क्या है, फेयर है, अर्थात एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है, तो वहां पे चित्त आने की फेवरेबल 1 और कुल घटना चित्त और हेड दोनों है, अर्थात 1/2, तो इसकी प्रायिकता 1/2। तो इस प्रकार से यहां तक हमें क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद तो फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो देखिए हमें ज्ञात करना है, यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की, अर्थात सिक्का हमने क्या लिया है, सिक्का जो लिया है वो उस पे चित आए, कहाँ पे, चित आने की प्रायिकता ये याद करनी है पहले सिक्के से, पहले सिक्के से क्या करने हैं, चित आने की प्रायिकता। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि यदि सिक्के पर चित हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों चित, और दोनों चित कहाँ पर है, पहले सिक्के से। तो पहले सिक्के पे हमें प्रायिकता ज्ञात करनी, चित आना चाहिए कहाँ से, पहले सिक्के से, चित आना चाहिए पहले सिक्के से, अर्थात दोनों चित आने चाहिए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 अर्थात पहले सिक्के का चयन, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है E1A अर्थात पहले सिक्के से चित आने की प्रायिकता, अपॉन प्रोबेबिलिटी E1 पहले सिक्के का चयन, प्रोबेबिलिटी पहले सिक्के से चित आने की प्रायिकता, हमें प्रायिकता प्लस प्रायिकता निकालनी है E2 हमने लिया है दूसरे सिक्के का चयन और दूसरे सिक्के के चयन की प्रायिकता, और प्रायिकता निकालनी है कि दूसरे सिक्के से चित आने की प्रायिकता प्लस तीसरे सिक्के का चयन उसकी प्रायिकता और तीसरे सिक्के से चित आने की प्रायिकता। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया, बेज प्रमेय से, थ्योरम से अपने पास फॉर्मूला आ गया। और ये सारे मान अपन रख देते हैं यहाँ से, ये सारे मान अपन यहाँ से रख देते हैं, ये हमने निकाल लिए हैं, बस ये मान वहाँ पे रखना है। तो देखो इज इक्वल टू पहले सिक्के का चयन 1/3 गुणा पहले सिक्के से चित आना, अर्थात 1 था, ये लो 1, पहले सिक्के से चित आना 1। अब बात करते हैं दूसरे सिक्के का चयन, तो 1/3 ही रहेगा, यह रखा हमने अपॉन, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 1/3 गुणा 1 प्लस
दूसरे सिक्के का चेन, इसकी प्रायिकता भी 1/3 ही है, गुणा दूसरे सिक्के से चित आने की प्रायिकता वो है 75% बार है, अर्थात 3/4 प्लस तीसरे सिक्के का चेन और उसकी प्रायिकता 1/3 गुणा तीसरे सिक्के से चित आने की प्रायिकता। तो तीसरा सिक्का तो क्या है अपने पास, फेर है, तो उसकी चित आने की 1/2 है, तो यहां लिख देते हैं 1/2। आनंद आता है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने में। इज इक्वल टू 1/3 तो ऐसे कैसे रहेगा, अपॉन 1/3 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल, तो 1/4 प्लस 1/6 इज इक्वल टू ये 1/3 तो ऐसे कैसे, और यहाँ अपन एलसीएम लेते हैं तो अपने पास एलसीएम लेने से 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 4 बार, तो 4 यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 1, ये 2 आएगा 2 बार, 3 दूना 6 इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 7 और 2 9/12 इज इक्वल टू 1 इंटू 12/3 इंटू 9, तो यहाँ से ये 4 हो गया इज इक्वल टू 4/9, अर्थात ये अपने पास प्रायिकता आ गई ए E1 की प्रायिकता 4/9, अर्थात किसकी प्रायिकता है कि सिक्के पर चित आना चाहिए, सिक्के पर चित आता है जब सिक्का पहला सिक्का निकालते हैं, उसकी प्रायिकता क्या होती है 4/3, अर्थात पहले सिक्के पर चित आने की प्रायिकता है वो हमें दे रखी है कि चित आना चाहिए, सिक्के पर चित आता है, क्या क्या प्रायिकता है कि वो पहला सिक्का निकले, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था और हमने निकाल दिया। ये लो, यही हमने पूछा था, यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला अर्थात सिक्का एक निकले। दोनों चित वाला सिक्का क्या माना था हमने, E1 घटना अर्थात पहला सिक्का, जिसकी आंसर आ गया, अपनी प्रायिकता आ गई 4/9, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बेज थ्योरम, बेज प्रमेय बहुत आसान है, बार बार बता रहा हूँ, लोग इससे डरते हैं, बच्चे डरते हैं कि ये बेज थ्योरम से क्वेश्चन आ जाता है तो अपन बड़ा क्वेश्चन होता है उसको देख करके घबरा देते हैं और क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में भी वो गलत कर लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। बेज थ्योरम बहुत ईजी है, इसमें हमें क्या देखना है कि घटना में घटना देखना है, घटनाओं में घटना हो तो कहाँ से होगा, बेज से, और इसके अंदर विकल्प मिलेंगे, हमें ऑप्शन मिलेगा, जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है, जिसकी प्रायिकता पूछता है उसके विकल्प मिलेंगे, अर्थात थैला 1 से निकाले या थैला 2 से निकाले, वो हमने E1 E2 थैले से अपन याद आता है तो उसमें विकल्प मिलता है, अर्थात वो बेज से होगा। और अपन बात करते हैं एक घटना, इसमें हमें क्या होती है, दी होती है, ज्ञात होती है, ये तीनों चीज़ें अपन देख लेते हैं तो अपन बेज से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। और बेज से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पास फॉर्मूला है, वो भी हमें आता है। प्रोबेबिलिटी, जब ए लाल गेंद या उसको ज्ञात है, ये क्या है हमें, वो घटना ज्ञात है और इसकी प्रायिकता निकालनी है, अर्थात, और ये फॉर्मूला याद का तरीका भी, अगर यहाँ पे ये तो पढ़ना आना चाहिए कि ये प्रायिकता हमें निकालनी है किसकी, ये ज्ञात है इसकी निकालनी है, अर्थात प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अपने पास में E1 और A की प्रायिकता अपॉन यहाँ पे संपूर्ण प्रायिकता पर मैं प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2, अगर 2 घटनाएं हैं तो 2 बार, 3 घटनाएं हैं तो 3 बार, और कौन सी घटना से है तो वो ऊपर आ जाएगा, और ऐसी प्रकार यहाँ पे E2 प्रोबेबिलिटी E2A। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, और इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, अब तो हमें बेस से डर खत्म हो गया। और बच्चों अभी हमने देखा कि कैसे अपन क्वेश्चन को पहचान लेते हैं, तो बेस को तो हमने देख लिया, हम ऐसे पहचान लेंगे बेस के क्वेश्चन को, तो इसकी सहायता से बेस को पहचान लेंगे। अगर क्वेश्चन सहप्रतिबंध से आता है, सहप्रतिबंध प्रायिकता से आता है, तो यहाँ पे तो साफ ही है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कि अर्थात प्रोबेबिलिटी निकालनी है A अपॉन B की, या प्रोबेबिलिटी निकालनी है B अपॉन A की, अर्थात ये घटना क्या है, घटित है तब इसकी प्रायिकता, ये घटना घटित है तब इसकी प्रायिकता, तो वो अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B, और ये हो तो अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी A।
तो यहाँ पे तो अपन पहचान लेते हैं, इसमें तो कई बार लिखा भी होता है क्वेश्चन में कि सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो, नहीं तो ए घटना गठित है उस तब हमें बी घटना, अर्थात ए बी गठित है तब ए की प्रायिकता, ए घटित है तो बी की प्रायिकता अपन निकालते हैं। तो अपन सह प्रतिबंध से निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। उसके बाद हमें देखते हैं गुणन से, गुणन प्रमेय से, अर्थात यहाँ पे ए और बी दोनों घटना के बारे में पूछे, ए तथा बी, तब इसी की सहायता से अपन निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी जब ए घट चुकी हो। तो इसकी सहायता से अपन निकाल सकते हैं, या इसको भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए जब बी घट चुकी हो। तो यही फॉर्मूले से, यही फॉर्मूला इसका निकालना है, तो अर्थात इसको अपन निकालना है तो ये इसके प्रोबेबिलिटी बी ए अपॉन बी, तो प्रोबेबिलिटी बी ए अपॉन बी, और इससे निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये इसके गुणा में चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं गुणन से। तो यहाँ पे तो ए तथा बी, अर्थात ए घटना तथा बी घटना की अगर पूछे प्रायिकता, संयुक्त रूप से पूछे, दोनों की पूछे, तब इसकी सहायता से निकाल लेते हैं। और घटनाएं स्वतंत्र होती है तो वो यहीं से होती है, अर्थात एक कड़ी बाई कड़ी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी के गुणा के बराबर आती है, तो घटनाएं क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो कहीं भी किसी भी प्रश्न में, प्रश्न कहीं से भी आए, कैसे भी आए, प्रश्न को पहचान लेना है कि स्वतंत्र से है, सह प्रतिबंध से है, भेद से है, कैसे सोल्व करना है, ये हमें क्वेश्चन पढ़ने से पता लग जाता है और सारा हिंट आपको दिया हुआ है। अर्थात स्वतंत्र है, इसके लिए हमें पता है क्या है कि प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, इसका प्रभाव इसकी प्रायिकता पे ना पड़े, अर्थात प्रोबेबिलिटी ए ही आए, अर्थात या कह सकते हैं बी ए, इसका प्रभाव इसकी प्रायिकता पे ना पड़े, प्रोबेबिलिटी बी आए, तो वो क्या कहती है, स्वतंत्र प्रायिकता होती है। और अगर अपवर्जी घटनाएं होती है तो अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए तथा बी की प्रायिकता का मान 0 आता है, तब क्या होती है, वो अपवर्जी घटनाएं होती है। तो इस प्रकार अपन कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को अपन पहचान लेते हैं और फिर अपन कहाँ से सोल्व करना है, सह प्रतिबंध से करना है, गुणन प्रमेय से करना है, ए तथा बी से करना है, स्वतंत्रता घटनाओं से करना है, इन सब से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। और बेज में तो अपन बात कर रहे हैं कि बेज तो बहुत आसान है, सारी प्रायिकता आसान है। अब प्रायिकता का डर हम सब के लिए हट जाएगा, आज के बाद आज प्रायिकता का डर आपके लिए नहीं रहेगा। आप अच्छे से प्रायिकता का प्रयास करें, अभ्यास करें, तो आपकी प्रायिकता का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 7 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।